अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी और एक टॉपिक हमारे पास है अफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड, यानी उनकी बेसिकली बॉन्डिंग का अफेक्ट उनकी प्रॉपर्टीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है। बच्चों ये इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक हैं और ये आम तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन इनके ऊपर पूछे जाते हैं, तो हम बच्चों इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, या इसका दूसरा नाम बॉन्ड एंथैल्पी है। बच्चों इसकी दो डेफिनेशन की जा सकती हैं। हम ये कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, या ये भी कर सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल बॉन्ड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी एक्सो भी होती है और बॉन्ड एनर्जी एंडो भी होती है। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break 1 mole of bond is called bond energy. Amount of energy required to break 1 mole of bond is called bond energy। और आपको पता है बच्चों, 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस भी है और एक्सो भी है। जैसे मैं कहता हूँ बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी देनी पड़ेगी। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीज होगी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, फॉर एग्जांपल, इसकी कोई एग्जांपल हमारे पास मौजूद हो तो हम कह सकते हैं मेरे पास H सिंगल बॉन्ड H है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमारे पास हाइड्रोजन एटम में इसको हमने कन्वर्ट करना है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू डेल्टा H की वैल्यू जो है वो हमारे पास 436 किलो जॉल पर मोल। 1 मोल बॉन्ड इसका ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से बच्चों, 2 क्लोरीन एटम के दरमियान अगर बॉन्ड मौजूद है, इसको आपने ब्रेक करना है तो क्लोरीन एटम बनेगा, दूसरा भी क्लोरीन एटम बनेगा। इसकी जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी 242 किलो जॉल पर मोल। ये इसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है। तो किसी भी 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ये तो एंडोथर्मिक है, देखें बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहा हूँ। अगर सपोज करें इनमें से कोई एक एग्जांपल लेके मैं ये भी कर दूँ कि बच्चों आप इसे एक्सो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे करते हैं कि पहले वाली एग्जाम्पल को अगर हम रिवर्स कर दें, जैसे H हमारे पास एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम जब कंबाइन होंगे 1 मोल बॉन्ड बनेगा, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी बॉन्ड एनर्जी होगी। तो देखें उसी रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन शो कर रहा है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यहाँ पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है रिएक्शन जो है वो आपके पास एंडो है। ये एक्सो है और वो एंडो है। अब हमारे पास मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा सा होता है बच्चों, इस पर मल्टीपल चॉइस आते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनसे बॉन्ड एनर्जी अफेक्ट होती है। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। एक उनमें से फैक्टर हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो इसको अफेक्ट करता है बॉन्ड एनर्जी को। इसका रिलेशन भी अभी हम देखते हैं क्या होता है। सेकंड फैक्टर हमारे पास होता है साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम। साइज ऑफ बॉन्डेड एटम ये भी हो सकता है। तीसरा फैक्टर हमारे पास जो है वो हमारे पास है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ये भी अफेक्ट करता है बॉन्ड एनर्जी को। और लास्ट फैक्टर जो हमारे पास है वो है बॉन्ड ऑर्डर। इससे भी बॉन्ड एनर्जी अफेक्ट होती है, बॉन्ड ऑर्डर। अब हम इनके कुछ रिलेशन, यानी कोई मल्टीपल चॉइस आ जाए, कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो हम इनको डिस्कस कर सकते हो। तो बच्चों सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखता हूं जी। पहला फैक्टर, इसका क्या रिलेशन बनता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बच्चों बताता है कि अगर 2 एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगी
पोलैरिटी ज़्यादा होगी, पोलैरिटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, जितना डिफरेंस बढ़ेगा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो क्या रिलेशन बनता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो हमारे पास है, जिसको मैं डेल्टा ई के साथ लिख सकता हूँ, डेल्टा ई के साथ एन लिख दूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए एन लिख दिया, साथ डेल्टा का साइन लगा दिया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा बॉन्ड एनर्जी कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, कोई ऐसी एग्जांपल जो हमारे पास मौजूद हो तो हम कह सकते हैं HF की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है, डिफरेंस 1.9 का बन रहा है। अब इसी तरीके से इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है HCl से, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है और हाइड्रोजन की 2.1 है, डिफरेंस 0.9 का बन रहा है। फिर इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है किससे, HBr से, क्योंकि ब्रोमीन की बॉन्ड एनर्जी 2.8 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 है, डिफरेंस 0.7 का बन रहा है। फिर इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है हमारे पास HI से, क्योंकि हमारे पास आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी 2.5 है और हाइड्रोजन की 2.1 है, डिफरेंस जो है वो 0.4 का आ रहा है। तो बॉन्ड एनर्जी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो गया तो बॉन्ड एनर्जी कम हो गई। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी HF की है और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी HI की है। दूसरा फैक्टर हमारे पास है साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम, साइज ऑफ the bonded atom, size of the bonded atom। अगर मैं आपसे कहता हूं साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम से आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो याद रखें स्मॉलर विल बी द साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम, हायर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। आप समझ लें साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं यहां पे एक साइज ऑफ द एटम जो है, जो बॉन्डेड एटम है जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में एटम लिख दिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी के। साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम स्मॉल होगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम बड़ा होगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आप कहते हैं हमारे पास इसमें अगर हम देखें H2 की जो बॉन्ड एनर्जी है वो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है, H2 की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू आती है 436 किलो जॉल पर मोल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ क्लोरीन है, इसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू बताएं, तो क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू 242 किलो जॉल पर मोल है। क्या डिफरेंस क्यों है? आप कहते हैं जो एटम का साइज छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, फोर्स ज़्यादा होगी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ हाइड्रोजन एटम है, साइज छोटा है, सपोज करें ये एटम है, तो इनके दरमियान ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कम है। बॉन्ड लेंथ अगर कम है हाइड्रोजन एटम के दरमियान तो देखें बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से फोर्स ज़्यादा है, ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर मैं एटम का साइज़ बड़ा कर देता हूँ, जैसे मेरे पास क्लोरीन एटम है, अगर उसका साइज़ लाजमी बात है हाइड्रोजन एटम से बड़ा है, तो ये दो एटम आपस में जब जुड़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए तो उनके दरमियान बॉन्ड लेंथ जो है वो बेसिकली डिफरेंस है, डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आ रही है। और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आने का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो हमारे पास कम हो जाएगी। तो इसलिए जो एटम साइज़ में छोटे होते हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है और जो बॉन्डेड एटम साइज़ में बड़े होते हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड लेंथ। इस फैक्टर को हम देखते हैं, तो नंबर 4 फैक्टर पे मैं चल रहा हूं बच्चों, 3 फैक्टर पे, और फैक्टर नंबर 3 हमारे पास है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ आपने इसकी डेफिनेशन तो शायद मैट्रिक से पढ़ते आ रहे होते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। आमतौर पर इसको एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, क्योंकि एटम जो है जब बॉन्ड बनाते हैं तो वो आपस में वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं, इस वजह से एवरेज डिस्टेंस लिया जाता है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। अच्छा, बॉन्ड लेंथ के साथ क्या रिलेशन है? तो याद रखें बच्चों, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम लिख सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी है या जो बॉन्ड लेंथ है ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ।
अगर बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी तो बच्चों बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बच्चों कि जो हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ अगर हम देखें तो वो 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ आपके पास 1.20 एंगस्ट्रॉन्ग है। बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो बच्चों किस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है? हमें पता है कि पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि इसमें नंबर ऑफ़ बॉन्ड ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ अगर शॉर्ट है तो इस लिहाज से बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी। जैसे कोई डिफरेंट एटम भी आ सकते हैं, तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी सिंगल बॉन्ड से। इसी तरीके से बच्चों ये मैं कह सकता हूँ कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है, अगर मैं आपसे कहूँ ना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर दो ऐसे करके, तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.07 एंगस्ट्रॉन्ग, 1.09 एंगस्ट्रॉन्ग भी कुछ बुक में आ रही है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है 1. आपके पास 54 एंगस्ट्रॉन्ग। तो याद रखें ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, और इसकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर। तो हम बच्चों इसमें नेक्स्ट देखने लगे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर के साथ क्या रिलेशन है। चौथा फैक्टर है बॉन्ड ऑर्डर। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर पे आते हैं बच्चों, तो बॉन्ड ऑर्डर याद रखें क्या होता है। जैसे मैं कहूँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी का बॉन्ड ऑर्डर के साथ जो है वो बेसिकली डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड ऑर्डर के। तो बच्चों फिर अगर मैं आपसे कहूँ इसको ज़रा बताएं, तो लाजमी बात है बॉन्ड ऑर्डर, जैसे मैं कहूँ ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड की होगी, फिर बॉन्ड एनर्जी डबल बॉन्ड की होगी, फिर बॉन्ड एनर्जी जो है वो सिंगल बॉन्ड की होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर भी इनका जो है वो ज़्यादा है। इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कम है, बॉन्ड एनर्जी कम है। तो ये हमारे पास है बच्चों इसका टॉपिक ये जो था। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हमारी एक्सरसाइज में तो नहीं है, चैप्टर में है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये बॉन्ड एनर्जी हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये सिखाऊंगा आपको कि बच्चों बॉन्ड एनर्जी हम कैसे मेजर करते हैं। याद रखें बॉन्ड एनर्जी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होती है वो किलो जॉल पर मोल है, मोस्टली ये प्रेफर की जाती है। बाकी ये है कि बॉन्ड एनर्जी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो एक टेक्निक है जिसे हम कैलोरीमीट्री कहते हैं, जिसमें कैलोरीमीटर यूज़ किए जाते हैं, उससे भी मेजर कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी हमारे पास जो है वो बॉन्ड एनर्जी मेजर होती है। तो ये हमारे पास इसमें टेक्निक्स लगती रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इसमें टॉपिक में अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट अफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। इसको हम ज़रा देखते हैं। ये भी आपका ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस ही है, लेकिन फिर भी बच्चों ये रीडिंग टाइप चीज़ थी, लेकिन फिर भी हमने इसको थोड़ा सा समझ लिया। अब हम इंशाल्लाह जब बुक से पढ़ेंगे तो हमें या नोट से या बुक से जहाँ से भी पढ़ेंगे तो ये टॉपिक हमें बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इसमें अफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग, अफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, on the properties of compound. Effect of bonding on the properties of compound, यानी बॉन्डिंग का क्या अफेक्ट होता है प्रॉपर्टीज़ पे। जैसे हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कोवलेंट बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। तो इसलिए बच्चों अफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग में अगर मैं आपसे कहता हूँ सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी को देखें। सबसे पहला फैक्टर अगर हम सॉल्युबिलिटी देखते हैं, हम पढ़ते हैं ना बच्चों लाइक डिजॉल्व लाइक, सॉल्युबिलिटी यही होती है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, एक जैसे एक जैसों में डिजॉल्व होते हैं।
पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। तो मैं आपसे कहता हूं बच्चों, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, वो कंपाउंड किस में डिजॉल्व होते हैं? तो आयनिक जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं बच्चों, वो हमारे पास डिजॉल्व होते हैं। आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट किनको बोलते हैं? जैसे लाइक वाटर होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, दैट इज आमतौर पर हम वाटर को पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है उसको आपने ब्रेक करना होता है तो डिसोसिएट होता है, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। जबकि कोवलेंट कंपाउंड, जिन कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, तो वो वाटर के अंदर मोस्टली इनसॉल्युबल रहते हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन आ जाता है, उसके साथ हाइड्रोजन हो, या कुछ कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन मौजूद होता है या फ्लोरीन मौजूद होता है, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व हो सकते हैं। लेकिन जो जनरल प्रॉपर्टी है बच्चों, हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिनको हम बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास सॉल्युबल होंगे। कोवलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। आमतौर पर हम इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं बच्चों, दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो हमने देखा कि बॉन्डिंग के चेंज होने से प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। सॉल्युबिलिटी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन देखें अगर आयनिक बॉन्ड है तो वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होगी। इसी तरीके से दूसरा फैक्टर हमारे पास है इसमें जो अफेक्ट करता है, बॉन्डिंग से अफेक्ट होता है, वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, इसको बुक में हेडिंग तो लगी होती है बच्चों, बेसिकली अगर देखा जाए तो नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड लगी होती है हेडिंग। आइसोमेरिज्म, जैसे मैं आपसे कहता हूं बच्चों, आयनिक कंपाउंड फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, कोवलेंट कंपाउंड फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आयनिक कंपाउंड फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म नहीं बनाएंगे, जबकि आयनिक कंपाउंड फिनोमेना ऑफ कोवलेंट कंपाउंड फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म शो करेंगे, जबकि आयनिक कंपाउंड फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अगर हम इसमें आते हैं तो हमारे पास जो बेसिकली आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक जो बॉन्ड होगा वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है जी? आयनिक बॉन्ड एक तो नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल। दूसरा वो हमारे पास क्या होता है? वो रिजिड होता है, नॉन डायरेक्शनल और रिजिड होता है, सख्त होता है। इसी तरीके से ये फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कोवलेंट बॉन्ड, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बेसिकली बच्चों डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल, और वो आपके पास नॉन रिजिड होता है, नॉन रिजिड। इसलिए वो फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म शो करता है। ये प्रॉपर्टी भी देखें, आइसोमेरिज्म जो है वो बॉन्ड के चेंज होने से चेंज हो रहा है। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन काइनेटिक, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन काइनेटिक। तो बच्चों ये फैक्टर अगर हम देखें तो हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन फास्ट होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड के रिएक्शन स्लो होते हैं। क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन फास्ट क्यों होते हैं? क्योंकि वो पहले से आयन की फॉर्म में होते हैं, उन्होंने सिर्फ बॉन्ड फॉर्म करना होता है। जबकि कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है? पहले बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर फॉर्म होता है, टाइम लगता है। इसलिए हमारे पास आयनिक जो कंपाउंड हैं, आयनिक कंपाउंड, वो हमारे पास कौन सी रिएक्शन देंगे बच्चों? फास्ट रिएक्शन करेंगे, उनके रिएक्शन फास्ट होंगे। जैसे एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होते हैं, या AgNO3 का रिएक्शन NaCl से करें, ये फास्ट है क्योंकि आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन फास्ट हैं। इनमें सिर्फ बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, आयन की फॉर्म में सिर्फ बॉन्ड फॉर्म होना होता है। जबकि कोवलेंट कंपाउंड के रिएक्शन क्या होंगे बच्चों? तो हम कहते हैं कोवलेंट जो हमारे पास कंपाउंड होता है उसके रिएक्शन जो हमारे पास होंगे स्लो रिएक्शंस होंगे, कंपैरिजन में स्लो रिएक्शन होंगे, क्योंकि इनमें बॉन्ड ब्रेकिंग पहले होगी, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, टाइम लगेगा, इसलिए स्लो रिएक्शन होंगे। तो बॉन्डिंग चेंज होने से देखो रिएक्शन की स्पीड पे फर्क पड़ गया है। आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन फास्ट हैं, कोवलेंट कंपाउंड के रिएक्शन स्लो हैं, आयनिक सिर्फ बॉन्डिंग चेंज हुई है। इसी तरीके से एक और फैक्टर हमारे पास है डेंसिटी बच्चों, डेंसिटी।
डेंसिटी से क्या होता है बच्चों कि हमारे पास आपको पता है आयनिक कंपाउंड में क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, ये क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, इनकी डेंसिटी लो होती है आयनिक कंपाउंड, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला पढ़ते हो D = m/v। तो आपको पता है आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होने की वजह से वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। अगर वॉल्यूम कम होगा वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हमारे पास आयनिक कंपाउंड की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड हाई डेंसिटी होगी, हाई डेंसिटी, और जो कोवलेंट कंपाउंड होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी बच्चों, कोवलेंट कंपाउंड उसकी डेंसिटी कंपैरिजन में लो होगी। ठीक हो गया, क्योंकि आपको पता है उसमें बॉन्डिंग वीक होंगी, वीक बॉन्डिंग से वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा डेंसिटी कम हो जाएगी। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।